Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video I am going to share new chapter that is organism and its population. आप सबको पता है कि हमने इकोलॉजी यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है एंड बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है एंड अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द नीट स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इस चैप्टर से आप क्वेश्चंस अच्छे खासे एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड अगेन ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको बहुत केयरफुली रीड करो. राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में स्टडी क्या करने वाले हैं. तो देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन वाले चैप्टर की, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट द यूनिट्स ऑफ इकोलॉजी की इकोलॉजी क्या क्या डील करती है आपके साथ. तो लेवल्स ऑफ इकोलॉजी हम इसमें पढ़ने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग लेवल्स देखेंगे जो मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू समझाऊंगी. बट दिस आर द फ्लैश कार्ड्स जो कि आपको मैं बाद में स्टडी करवाऊंगी जब हमारे पास बिल्कुल लास्ट में जो टाइम होगा जिसमें आपको बहुत फास्ट रिविजन करनी होगी, तब मैं फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से आपको समझाऊंगी. इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स जिसमें हम पढ़ेंगे कि वाटर का क्या इफेक्ट है, लाइट का क्या इफेक्ट है एंड सॉइल का क्या इफेक्ट रहने वाला है. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी स्टडीड इन द अपकमिंग डेज. और जो हमारे पास एबायोटिक फैक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सेज है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि डिफरेंट जो इंट्रैक्शंस होंगी आपके पास, डिफरेंट इंट्रैक्शंस को हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम इसमें अडेप्टेशंस की बात करेंगे. अडेप्टेशंस में किस किस तरीके से ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट करते हैं फॉर द डिफरेंट हैबिटेट. पॉपुलेशंस के एट्रीब्यूट क्या हैं, पहले हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे फिर हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो मैं आपको बताऊंगी हर एक चीज, तो प्लीज केयरफुली आप सिर्फ सुनते जाइए. नोट्स आपको टेलीग्राम पर सारे मिल जाएंगे. अडेप्टेशंस है, पॉपुलेशंस एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास पॉपुलेशंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाली हैं, ग्रोथ की जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं. तो ये सारी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ. उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो होगा हमारा, दैट विल बी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन. तो अब जो हमने वीडियो चलाई हुई है अपनी, जो हमारे चैप्टर चले हुए हैं, दीज आर इन लाइक डिटेल्ड मोड. आपको हर एक चीज डिटेल में मिलने वाली है, लेकिन इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी आने वाले टाइम में कि हमें जो मेन मेन चीजें पढ़नी है वो क्या है. तो ये क्विक रिविजन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे. राइट, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रैक्शंस क्या क्या रहने वाली हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं हम स्टडी करने वाले हैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू. तो खैर स्टार्ट करते हैं. अभी जो हमारा मेन चीज है वो क्या है, हमारा चैप्टर. और चैप्टर को आपको कैसे स्टडी करना है, चैप्टर को आपको स्टडी करना है एक डिटेल्ड मैनर में. तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको इजीली सब चीजें समझ में आए. आई होप अभी आपको विजिबल हो जाएगा अच्छे से. ओके ग्रेट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. राइट, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन की, लेट मी एडजस्ट इट अगेन, गिव मी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स. ओके ग्रेट, नाउ इट इज कंप्लीटली विजिबल टू यू आई होप. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, जब आप इकोलॉजी की बात करते हो तो इको का मतलब होता है ओइकोस. ओइकोस क्या है, बेसिकली एक होम है. एंड लॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी. व्हेन यू आर स्टडी अबाउट होम, इसको आप बोलते हो इकोलॉजी. स्टडी ऑफ होम और इकोसिस्टम, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी. बेसिकली दिस टर्म वाज गिवन बाय रिटर एंड इकोलॉजी, ये इकोलॉजी की टर्म जो थी वो रिटर ने दी थी, बट इसको डिफाइन किसने किया था, हैकल ने इसको डिफाइन किया था. लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडर्न इकोलॉजी की तो इनके फादर कौन रहे हैं, ये हैं यूजीन पी ओडम. ये हमारे क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी. अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी. सो बेसिकली इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब ये एबायोटिक क्या होता है और बायोटिक क्या होता है ये सुन लीजिए. एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो आपको पता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंट्रैक्शन होगी तभी एक एनवायरनमेंट बनता है. तो इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज इकोलॉजी. क्लियर. फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी जो है वो है यूजीन पी ओडम, लेकिन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ऑफ बीएचयू. ये आपकी फ्रंट में दिया हुआ है एनसीईआरटी के. इन साइंटिस्ट का नेम जो है फ्रंट में दिया हुआ है इकोलॉजिस्ट का, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा. ये कौन है, इंडिया के फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इनको माना जाता है. एंड ही वर्कड ऑन डिफरेंट इकोसिस्टम, उन्होंने अलग अलग इकोसिस्टम पर काम किया है. अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न की, सबसे छोटा क्या है, फिर उससे बड़ा क्या है, फिर उससे बड़ा क्या है. तो जब आप इस चीज को समझते हो
तो हमारे पास बेसिकली 7 यूनिट्स आती हैं जहां से हम स्टार्ट करेंगे। पहली यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म आपके पास सब इकोलॉजी की बता रही हूँ। इकोलॉजी की 2 मेन यूनिट हैं जो आपको याद रखनी है। पहली है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? एक सबसे छोटा लेवल ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? इकोसिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बनाता है। आपको 2 चीजें याद होनी चाहिए कि इकोलॉजी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है और इकोलॉजी की फंक्शनल यूनिट क्या है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। इसमें सिंगल इंडिविजुअल आप इंक्लूड करते हो। फॉर एग्जांपल एक अमीबा हो गया, एक ह्यूमन हो गया, तो ये क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिज्म जो आपकी सबसे बेसिक यूनिट बनाएंगे। जब आपके ऑर्गेनिज्म से ऊपर हम चलते हैं तो लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स व्हेन गेट एक्यूमुलेटेड, और वी कैन से जब दे आर गेटिंग टुगेदर, एक साथ एक जगह पर आ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। तो मेंबर ऑफ सम स्पीसीज, जैसे सपोज ह्यूमन पॉपुलेशन हो गई, डॉग पॉपुलेशन हो गई, तो वहां पर क्या आप इंडिकेट कर रहे हो? लॉट ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट देयर, तब वो जाकर के क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन बनाते हैं। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए। अब स्पीसीज का क्या मतलब है? स्पीसीज का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ नेचुरली इंटरब्रीड कर सकता है, इसका मतलब दे बोथ आर बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। ये बात याद रखिएगा। जैसे डॉग के साथ ब्रीड कर सकता है, डॉग ह्यूमन के साथ ब्रीड नहीं कर सकता। इसका मतलब डॉग एंड ह्यूमन बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, बट डॉग एंड डॉग बिलोंग फ्रॉम द सेम स्पीसीज, राइट। इसी तरह जब आप ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिज्म को एक्यूमुलेट, ऑर्गेनिज्म को जब आप एक साथ रखते हो तो आपका बनता है पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर में हमें पहले ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, फिर हमें पॉपुलेशन पढ़ना है। इसी तरह जब पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन एक जगह पर एक साथ आती हैं तो हम उसको बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, और इसमें आपको क्या दिखाई देती है? इंट्रैक्शंस दिखाई देती हैं। इनको हम बायोटिक कम्युनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर कहीं पर भी मैंने ए बायोटिक फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया है, मतलब सारे फैक्टर क्या हैं? बायोटिक हैं। इसी तरह जब आप बायोटिक के साथ, अब तक हमने बायोटिक के साथ डील किया, लेकिन जब हम बायोटिक के साथ नॉन लिविंग फैक्टर यानी ए बायोटिक फैक्टर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास आता है इकोसिस्टम, जो कि एक बड़ी यूनिट है, कम्युनिटी से ऊपर आती है, एंड दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इसमें क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसको आप बोलते हो इकोसिस्टम। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, तो अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इकोसिस्टम के बाद आती है नेक्स्ट यूनिट जिसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप एनसीईआरटी में आज सच मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ 4 यूनिट देखने को मिलेंगी। उसमें कौन कौन सी यूनिट दी हुई है आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में? एक यूनिट है आपके पास ऑर्गेनिज्म, एक दी गई है पॉपुलेशन, एक दी गई है आपको कम्युनिटी, एंड द 4th वन इज गिवन बायोम। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लैंडस्केप क्या है? बेसिकली लैंडस्केप बड़ी यूनिट है इकोसिस्टम से, जो तो जब आप पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात कर रहे हो, लेकिन जब आप उसके साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इंक्लूड कर लेते हो तो हम उसको लैंडस्केप बोलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप फील्ड हो गया, बाउंड्री जिसकी डिसाइडेड होंगी, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लैंडस्केप। अब लैंडस्केप से बड़ी यूनिट क्या होती है? बायोम। बायोम क्या है? बेसिकली इट इज अ लार्ज एरिया विद स्पेसिफिक वेजिटेशंस एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। जहां की वेजिटेशंस और जहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो आपको पता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। इसमें आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं? डेजर्ट आ गया, टेम्परेट फॉरेस्ट आ गया, ओशियंस आ गए। तो इन सब की अपनी एक स्पेसिफिक जगह होती है और वहां का एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि दे हैव लोकल, रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। वहीं की क्या मिलेंगी? वेरिएशंस मिलेंगी। इस वजह से आपको बायोम में डिफरेंट टाइप के क्या दिखाई देते हैं? हैबिटेट दिखाई देते हैं। हैबिटेट क्या होता है? बेसिकली हैबिटेट इज योर लाइक एरिया जहां पर आप सर्वाइव करते हो, आप रहते हो, ठीक है। बायोम के बाद हमारे पास आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बायोम से बड़ी यूनिट है और यू कैन से कि आपकी सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है किसकी? इकोसिस्टम की, राइट। तो बायोस्फीयर जो है दैट इज द लार्जेस्ट यूनिट। इसमें आपको 3 बायोस्फीयर देखने को मिलते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। सॉइल से रिलेटेड लिथोस्फीयर, एनवायरमेंट से रिलेटेड एटमॉस्फेयर, एंड देन हाइग्रोस्फीयर। तो ये सब था। लेकिन अगर हम इसमें बायोटिक कम्युनिटी की कुछ खास चीजें अगर देखने लगे तो बायोटिक कम्युनिटी में आपको 4 चीजें ध्यान
ध्यान में देनी होंगी। एक होता है कि आपको जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी की बात कर रहे हो, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, पॉपुलेशंस रह रही हैं, तो आप वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको वहाँ पर स्पीसीज रिचनेस देखने को मिलेगी। स्पीसीज रिचनेस का मतलब है, जो हमने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा, कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीसीज ज्यादा अमाउंट में है तो आप उसको बोलोगे कि वहां पर वो एरिया उस स्पीसीज से रिच है, जिसके लिए कर्व भी दी गई थी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बलडॉट ने दी थी। हमारे पास एक कर्व जिसका फॉर्मूला भी था S=CA⁴Z। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर के देखिए उसे, ठीक है। उसके बाद है डोमिनेंस। अगर आप एक एरिया ले रहे हो तो वहां पर कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जो खुद को डोमिनेट करेंगी और कुछ ऐसी होंगी जो दूसरों के अंडर रहेंगी। स्ट्रैटिफिकेशंस आपको दिखाई देगा। स्ट्रैटिफिकेशंस का क्या मतलब है, आपको एक लेयरिंग दिखाई देगी। कुछ छोटी स्पीसीज होंगी, कुछ बड़ी होंगी। सपोज अगर मैं कैनोपी की बात कर रही हूँ तो एक कैनोपी में आपको कुछ प्लांट छोटे दिखाई देंगे, कुछ प्लांट उससे बड़े और कुछ प्लांट उससे भी बड़े। तो देयर इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, जिसको हम बोलते हैं कि लेयरिंग का फॉर्मेशन हो गया है। दैट इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, इसी तरह कुछ काइंड्स आते हैं इकोलॉजी के। काइंड्स ऑफ इकोलॉजी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके बताती हूँ, इसको जूम करके। काइंड्स ऑफ इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपके पास आती है ओटोलॉजी, जिसमें क्या है, आप एनवायरमेंट का इंट्रैक्शन हो रहा है किसी एक इंडिविजुअल के साथ या एक स्पीसीज के साथ, तो हम उसको बोलते हैं ओटोलॉजी। सिन इकोलॉजी क्या होता है, व्हेन एनवायरमेंट इंट्रैक्शंस विद डिफरेंट स्पीसीज और कम्युनिटी, तो हम उसको बोलते हैं डिफरेंट स्पीसीज और कम्युनिटी, तब हम उसको बोलेंगे सिन इकोलॉजी। बट इसमें इकोसिस्टम क्या आता है, जिसमें आप बायोटिक के साथ साथ एबायोटिक को भी इंक्लूड कर लेते हो। एंड जीन इकोलॉजी क्या आता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द जीन लेवल, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन जीन, तो हम उस इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन जीन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीन इकोलॉजी। एंड ये जो टर्म थी आपकी, ये टर्म किसने दी थी, टोरिसन ने दी थी, राइट। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ट्रांजिशन जोन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, एंड व्हाट आर द की स्टोन स्पीसीज, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। एंड दिस टॉपिक इज इंक्लूड्स, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, नाउ दिस इज योर बायोम, राइट। तो अगर हम बायोम की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, मेजर बायोम की बात करते हैं तो मेजर बायोम आर बेसिकली डेजर्ट हो गए, रेन फॉरेस्ट हो। आपको 7 बायोम याद रखने हैं। मेजर बायोम्स आर डेजर्ट। बायोम का क्या मतलब था, मैंने कहा था इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होंगी, तो आपको इसमें बायोटिक और एबायोटिक सब कुछ इंक्लूड करना है, प्लस इसमें आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी आप ध्यान में रखोगे। वहाँ की वेजिटेशन क्या है, फ्लोरा फोना क्या है, वो सब ध्यान में रखना होता है। तो आपके पास मेनली 7 आते हैं। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट जिसको आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इंक्लूड करते हो, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। उसके अलावा हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सी कोस्ट देखते हैं एंड डेसिडुअस प्लांट देखते हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं हम। इस डायग्राम को आप एनसीईआरटी में कई बार देखते हो। तो देखो एनसीईआरटी ने एक्स एक्सिस पर क्या है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन को इंक्लूड किया है। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि वहां पर बारिश कितनी हो रही है प्लस वहां पर स्नो कितना हो रहा है। अगर मैं बारिश लिखती तो सिर्फ रेन लिख सकती थी, लेकिन प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, यू आर इंक्लूडिंग स्नो प्लस रेन, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आप इंक्लूड कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। एक साल के अंदर कितनी प्रेसिपिटेशन हुई है उसको सेंटीमीटर में उन्होंने इंक्लूड किया है। एंड व्हाट इज द मीन एनुअल टेम्परेचर, जो कि आपका वाई एक्सिस पर लिया गया है। तो बेसिकली आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन सा बायोम किस एरिया में लाई कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डेजर्ट को देखोगे तो डेजर्ट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट आपके पास 20 से 25 के बीच में लाई करता है। एंड यहाँ पर जो रेनफॉल यानी कि जो प्रेसिपिटेशन है वो लेस देन 50 के आसपास रहने वाली है। उसके बाद आपके पास एक एरिया आता है जिसको हम बोलते हैं ये वाला एरिया। एंड ये वाला एरिया आपका जो है बेसिकली एक्सप्लेन करता है ग्रासलैंड को। ये आपका किसके लिए दिया गया है, दिस इज फॉर ग्रासलैंड। तो ये जो एरिया है दिस इज फॉर ग्रासलैंड। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसकी जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो लाई कर रही है 50 to 100 के बीच में। टेम्परेचर आपका 25 के आसपास जाता है। फिर हमारे पास आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, एंड देन आते हैं इस वाले एरिया में कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एंड देन आते हैं अल्पाइन एंड आर्कटिक टुंड्रा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखोगे तो यहाँ पर अच्छी खासी बारिश आपको प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगी, और इसका टेम्परेचर ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पर सीजनल वेरिएशन क्या है, बहुत ही कम है। सीजनल वेरिएशंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो दैट इज वेरी वेरी लो इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो सीजनल वेरिएशंस यहाँ पर क्या है, कम है। तो चलिए
बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेशंस एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर आपके पास ये पूरा क्या आता है, ग्राफ आता है। अब इसमें वन बाय वन एक एक चीजें पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जिनका एनुअल मीन टेम्परेचर कितना जाता है, दैट इज 23 टू, ओके गिव मी 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। आई होप नाउ इट इज विजिबल टू यू क्लियरली। ठीक है, ग्रेट। अब हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात देखिए, एनुअल मीन टेम्परेचर कितना रहता है, 23 टू 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। एंड एनुअल मीन रेनफॉल कितनी रहती है, 2000 टू 3500 मिलीमीटर यहाँ पर रहने वाली है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबको पता है कि यहाँ पर वेरिएशंस बहुत कम है, इसलिए इट इज रिच इन वेजिटेशन, रिच इन फ्लोरा एंड फोना। लेंथ ऑफ ट्रीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 30 टू 40 मीटर रहने वाले हैं। देखिए एनसीईआरटी में इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए हल्का हल्का सारे डेजर्ट सारे बायोम के बारे में बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, राइट। ये जो फॉरेस्ट होंगे दे विल बी एवरग्रीन एंड ये ज्यादातर आपको इक्वेटर में मिलने वाला है। इसकी लीव्स जो होंगी वो ड्रिप होंगी। ड्रिप का मतलब होगा ऐसी गिरी हुई लीव्स होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कंटिन्यू होती रहती है, जिसकी वजह से अगर ज्यादा पानी जो है वो एक्यूमुलेट ना हो जाए, लीव्स पे ना रहे, इसलिए वो ड्रिप रहेंगी, गिरी हुई रहेंगी, पॉइंटेड रहेंगी ताकि पानी नीचे जाता रहे। बट्रेस रूट होंगी। बट्रेस रूट का मतलब है कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई इसकी जो होंगी, क्योंकि अच्छी खासी ग्रोथ होती है तो इसकी रूट्स काफी दूर दूर तक फैली हुई होंगी। लाइनाज आपको मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पर वुडी क्लाइंबर होंगे जो आपके पास बेसिकली वुड हैं और वो एक दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं। इसको हम एपिफाइट्स भी बोल सकते हैं। तो लाइनाज रहेंगे, एपिफाइट्स मिलने वाले हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। जो हाई रेनफॉल मिलेगा सो मोर लीचिंग होगी। लीचिंग का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन जो मिनरल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे। मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी और मोस्ट स्टेबल होगा। अब यहां पर आता है कि व्हाट आर द की स्टोन स्पीसीज। मैंने आपको कहा था आपको बताऊंगी, तो देखिए की स्टोन स्पीसीज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? Keystone species are the species which play significant role to maintain ecosystem। ये ऐसी species होती हैं आपके पास जो क्या करती हैं, these are the species which play significant role to maintain ecosystem called keystone species। इनके जाने से पूरा ecosystem बिगड़ जाएगा। It can be major और minor, मतलब इनका size doesn't matter, कुछ भी हो सकता है। For example एक dense forest में elephant हो गया, mycorrhizal association हो गया। It is very important to have elephant और mycorrhizal association in an ecosystem, अदरवाइज पूरा इकोसिस्टम क्या हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर हायर प्रोडक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइक्रोराइजियल एसोसिएशन बहुत अच्छा खासा होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेट और डेसिडियस फॉरेस्ट की, जिसमें एनुअल मीन टेम्परेचर जो रहता है 22 टू 32 रहता है और एनुअल मीन रेनफॉल रहता है 900 टू 1600 मिलीमीटर। समर में इसकी लीव जो होती है वो गिर जाती है। इट्स ऑल अबाउट द रटाफिकेशन। एक्चुअली आपको ये याद रखना होगा सब कुछ, इसलिए ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको याद रख लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया रहे। मैंने आपको अर्थ जब समझाई थी बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, तो मैंने कहा था ट्रॉपिक्स जो है वो 0 डिग्री पर लाई करता है, लेकिन उससे ऊपर जाओगे और 0 डिग्री के आसपास लाई करता है। और जो टेम्परेट है वो ट्रॉपिक्स के ऊपर और ट्रॉपिक्स के नीचे रहने वाला है। तो हम टेम्परेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समर में लीफ फॉल डाउन हो जाती है। रेनी सीजन में यहाँ पे लश ग्रीन, यानी ये हमेशा सदाबहार नहीं रहते हैं। जैसे जैसे टाइम बदलता है कभी बहुत ज्यादा ग्रीनिश हो जाते हैं, कभी कभी आपको पतझड़ की तरह दिखाई देते हैं। सारे जो पेड़ है वहां से झड़ चुके होते हैं। इनका टेम्परेचर हाई होता है बट यहाँ पर लो रेनफॉल रहती है। ये आपको एमपी और यूपी में मिलेंगे इंडिया में। इनमें जो प्लांट की हाइट होगी वो 10 टू 20 सेंटीमीटर रहने वाली है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेजर्ट। डेजर्ट आपको दो तरह के मिलते हैं, एक होता है कोल्ड डेजर्ट, एक होता है हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट है गोबी का, हॉट डेजर्ट है थार और सहारा का। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती हैं। साथ में यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ही कम होता है, लेस देन 10 सेंटीमीटर होता है। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा अडेप्टेड रहते हैं जीरोफिटिक कंडीशंस के लिए। जीरोफिटिक कंडीशंस आप तक किसके लिए बोलते हो? जब ड्राई कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर आपको जो प्लांट मिलेंगे दे विल बी सेक्युलेंट एंड जीरोफिटिक प्लांट होंगे। यूफोरबिया हो गया, स्टेम जिनका
स्पॉन्जी होगा, जिनकी लीव्स पे स्पाइन होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेम है वो स्टोरेज के लिए हो जाता है, वही फोटोसिंथेसिस करता है। लीव्स जो होते हैं खुद को ट्रांसपीरेशन से बचाने के लिए, क्योंकि ड्राई कंडीशन है, ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, तो उस चीज से बचाने के लिए लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफिकेशन शो करती हैं। और जो स्टेम होता है वो स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करने लग जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। जैसे घर में एलोवेरा आपने देखा होगा, वो एक डेजर्ट प्लांट होता है, राइट। श्रब्स हो गई, स्मॉल ट्रीज हो गए, जैसे कि प्रोस्पेस, अकेशिया, डेजर्ट लिजर्ड भी आपको यहाँ पर पाई जाएगी, जो बिहेवियरल अडेप्टेशन यहाँ पर शो करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सी कोस्ट की। सी कोस्ट आपका स्वैम्पी एरिया होता है। सी कोस्ट ऐसा एरिया होता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा क्या मिलने वाला है, लाइक मेरीन कंडीशंस रहने वाली हैं, सॉल्ट ज्यादा मिलेंगे, मोर वाटर होगा, सो फॉर रेस्पिरेशंस बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी होगा। सी कोस्ट में आपको पता है कीचड़ जैसी कंडीशन रहने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में प्लांट्स की रूट को रेस्पिरेशन के लिए जगह नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो इसीलिए वो रूट्स बाहर की तरफ आ जाती हैं और उनको हम बोलते हैं दैट दे आर शोइंग नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। और इनके पास क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं, कौन नाम से बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, राइट। न्यूमेटोफोर्स होती हैं और इन रूट्स को न्यूमेटोफोर बोलते हैं, और इन पे पोर होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटोथोट्स। इसमें एग्जांपल आप इंक्लूड कर सकते हो सोनर्शिया, राइजोफोरा, एवर्सिना, तो ये एग्जांपल आपके याद रखना आप सी कोस्ट में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिसको हम टैगा भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको लो टेम्परेचर कॉनिफर आपको याद होंगे, जो हमारे टुंड्रा, जो हमारे पोलर रीजन है उसके आसपास मिलते हैं। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। आपने पढ़ा भी होगा प्लांट किंगडम में कि आपको कॉनिफर ज्यादा मिल रहे हैं, जैसे कि आपको पाइनस हो गया, सिड्रस हो गया, ये सारी चीजें मिलती है वहां पर, राइट। तो लो टेम्परेचर, बहुत ठंडा टेम्परेचर रहने वाला है। जिम्नोस्पर्म जैसे कनाडा जैसी कंट्रीज की अगर मैं बात कर रही हूँ, लो टेम्परेचर है, जिम्नोस्पर्म मिलेंगे ज्यादा। वहां पर टेम्परेचर लो होने की वजह से डिकम्पोजिशन जो होगा चीजों का वो भी बहुत स्लो होगा, और यहाँ पर लेक्स बहुत ज्यादा होंगी, राइट। अब हम बात करते हैं, हमने टैगा की बात की, टुंड्रा की अगर हम बात करें जो पोल्स पे होंगे, तो वहां पर तो और भी ज्यादा टेम्परेचर कम होगा, हमेशा वो फ्रीज रहेंगे, परमाफ्रॉस्ट रहेंगे। लाइकन होंगे, लाइकन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। मोसिस प्रेजेंट होंगे, ब्रायोफाइट्स वहां पर होंगे जो पायनियर कम्युनिटी बनाते हैं। तो वहां पर जो एनिमल मिलेंगे दैट विल बी पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, ये सब आपको वहां पर मिलने वाले हैं। ग्रासलैंड अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो आपको 7 नाम याद रखने होते हैं। यहाँ पर ज्यादातर छोटे प्लांट आपको मिलेंगे। स्कैटर्ड ट्रीज अगर आपको मिल रहे हैं, दूर दूर मिल रहे हैं, तो आप उसको बोलोगे स्वाना फॉरेस्ट। लेकिन ग्रासलैंड में अगर आपको बुशी एरिया मिल रहा है, झाड़ वगैरह ज्यादा मिल रही है, तो हम उसको बोलेंगे ग्रासलैंड फॉरेस्ट। इसमें आपको 7 नाम याद रखने हैं। पैम्पास जो साउथ अमेरिका में है, स्टैपेस जो रशिया में है, बेल्डेट जो साउथ अफ्रीका में है, टशैक जो आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, पुष्टजर जो है आपको हंगरी में मिलने वाला है, डॉन जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अभी हम बात करेंगे, ये पूरा जो था मैंने आपको बताया, बायोम के बारे में बताया। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हैबिटेट वगैरह क्या होते हैं, एंड जितने भी हमारे एबायोटिक फैक्टर हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इकोलॉजी, अब हैबिटेट, इकोलॉजिकल निश, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। प्लीज़ पूरी सीरीज को फॉलो कीजिएगा, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड मैं कोशिश करूंगी कि बहुत इजी वे में सारी चीज़ें आपको समझा सकूं। इट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। ओके, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। थैंक यू।